तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों की क्या तैयारियां हैं, अपने अपने किस तरीके के दावे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो संशय की स्थिति है वो तारीखों पर बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है कि जो फाइल अभी राजभवन में है उस पर जैसे ही स्वीकृति होती है, जैसे ही वहां से फाइनल होगी तो उसके बाद तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। कई तरीके के सवाल हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका स्वागत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान हैं, बहुत स्वागत चौहान जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गिरिराज किशोर जी हैं। हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी जी हैं और हमारे साथ अधिवक्ता हैं शांतनु गौड़ जी। आपका बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत स्वागत है। अब पंचायत और निकाय चुनाव की बात हो रही है सत्यवीर चौहान जी। सबसे पहली बात तो विपक्ष कह रहा है कि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, सरकार चाहती नहीं कि समय पर चुनाव हो, 1 साल प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर हो गया। आखिर क्या पूरा मसला है, किस तरीके से समझा जा सकता है कि जो परेशानियां आ रही हैं वो क्या है जिस वजह से चुनाव में लगातार डिले होता जा रहा है? कैंथोरा जी, सबसे जो दुर्भाग्य इस देश का है कि कभी इसके नगर पालिका के चुनाव होते हैं, कभी पंचायतों के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं और कभी ऐसी भी मजबूरियां आ जाती है कि उपचुनाव भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि देश को भी नुकसान है और राज्यों को भी नुकसान है। जितने विकास के कार्य हैं जो अपनी गति पकड़ते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार ने इस और कदम बढ़ाया है कि एक देश एक चुनाव पे जो बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि ये जो हम लगातार अब मैं महीने में देखता हूँ कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पे ना जाकर हम इन विषयों पे आ जाते हैं कि चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हुई है, चुनाव में रिजर्वेशन नहीं हुआ है, अभी वहाँ एक साल हो गया नगर निकाय चुनाव को, तो बात तो होगी उसकी। उसका मैंने आपको एक दिन बताया भी था कारण कि जो नगर निकाय के चुनाव थे कि लोकसभा के चुनाव आते हैं। तो जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो उस समय क्या होता है कि केंद्र की जो एजेंसी होती है, मतलब चुनाव आयोग है कि जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करता है कि वो सारी पावर्स ले लेता है अपने पास। हमारे कर्मचारी वो ले लेता है, हमारी फोर्सेज वो ले लेता है। तो हमें जो नगर निगम में जो काम नगर के जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम, उनके जो कार्य करने होते हैं कि जो आवश्यक होते हैं कि किसका विस्तार करना है, कि इसको नगर निगम बनाना है। जैसे हमने अल्मोड़ा को नगर निगम बनाया, पिथौरा को नगर निगम बनाया, बहुत देर से उसकी मांग चल रही थी। तो वो सारे कार्य अवरुद्ध हो गए। सारी की सारी एजेंसियां हमारी जितनी भी है वो लोकसभा चुनाव में लग गई। तो उसके बाद से बरसात का समय आ गया। उसके बाद जिस गति पकड़ी है, अब मुझे लगता है कि जल्दी ये चुनाव हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री जी जिस दिन केदारनाथ का चुनाव का रिजल्ट परिणाम भी आया था, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से बताया कि जल्दी ही हम नगर निगम के चुनाव की ओर भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में इसका भी आ जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं, हमें किसी प्रकार की भी जो आपने देखा हो कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से कार्य भी हो रहे हैं, हमारी सरकार काम बढ़ा रही है, दूरस्थ क्षेत्रों तक हमारे काम जा रहे हैं। तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में हमें किसी प्रकार की भी शंका नहीं है कि हमें हमारे जो केदारनाथ की चुनाव की जो हमें कहते थे कि भाई ये उत्तराखंड के सेमीफाइनल है, जब कांग्रेस कहती थी तो सेमीफाइनल तो हमने जीत ही लिया, तो फाइनल जीतने में तो भारतीय जनता पार्टी मशहूर है ही है। अब इस समय आप देख लीजिए पूरे भारत में हमारा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ भी रही है। हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और अभी तमाम जो कार्य है वो लगभग कार्य संपन्न भी हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी चुनाव आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से मीडिया के सामने बोल दिया। जब मुख्यमंत्री की बात आ गई है सामने, तो मुझे लगता है कि और गति अब चुनाव की तरफ बढ़ने। कांग्रेस को सुन लेते हैं। गिरिराज किशोर जी, आप लोगों की बात तो मैंने खुद ही बता दी कि कांग्रेस किस तरीके के आरोप लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खजानदास जो कि विधायकों को जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने कहा कि 14 से 15 प्रत्याशी हैं मेयर के लिए और 4 से 5 उसमें महिलाएं भी शामिल है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रत्याशी तो कम से कम उन्हें पता है कि दावेदारी वहां शुरू हो गई है। आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? रवि जी, सबसे पहले अभी क्योंकि केदारनाथ का जिक्र छेड़ गए अभी प्रवक्ता हमारे सम्मानित मेरे तो छोटे भाई हैं सत्यवीर जी, सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से केदारनाथ में आपको विजय सूरी मिली है, बहुत बहुत बधाई आपको। निश्चित रूप से रवि जी, शराब तंत्र भाजपा का, पैसा तंत्र भाजपा का, सरकारी अमला पूरा जो जुटा हुआ था, निश्चित रूप से जीत मिली है। विजय सूरी की बधाई। इसके साथ साथ जो है, जो आज डिबेट का हमारा निकाय चुनाव पे विषय है, आप स्वयं सोचिए रवि जी, 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल निकाय का पूर्ण हो जाता है। 1 साल की अवधि पूरी होने वाली है, लगभग जो गैप है
विद इन 6 मंथ चुनाव हो जाने चाहिए थे। और रवि जी, छोटी सरकार का गठन होना निश्चित रूप से, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जो लोकल बॉडी होती है, जो जन समस्याएं होती हैं, निश्चित रूप से जो सरवाइव करता है वो जनमानस करता है। अगर वो नाली उसकी ठीक नहीं है, रोड उसकी ठीक नहीं है, सीवेज सिस्टम उसका ठीक नहीं है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं जाएगा। बड़ी कॉमन सी बात है। अपने विधायक के पास नहीं जाएगा उस काम के लिए। वो समस्याएं उसकी पार्षद उसका निदान लेके आते हैं, या निगम का अध्यक्ष या नगर पालिका का अध्यक्ष उसका निदान लेके आता है। आप स्वयं सोचिए, सरकार कहां सिंसियर थी, सरकार कहां इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए उस जनमानस के बीच में थी, जो छोटी सरकार वाकई जिनके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है उस जनमानस के लिए। आपने जो दंश देने का उसको कार्य किया है, आप स्वयं सोचिए, 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, लगभग 1 वर्ष जो है गैप जो है। अभी चुनाव अगर दिसंबर में भाजपा कह रही है, वैसे इसमें कंफर्मेशन नहीं है, अभी सुनिएगा। और आप ये सोचो कि हाईकोर्ट जो है सख्त टिप्पणी करता है, लगातार इनको चेताता है सरकार को कि आप चुनाव की तरफ बढ़े हैं। वाकई छोटी सरकारों का गठन होना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट इसमें पूरी तरह से अपने निर्देशित करता है सरकार। वजह क्या मानता है, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप सुनो, तो वजह क्या लगती है आपको? आखिर जो क्यों 2 दिन और 3 दिन का सत्र जो भरारी शरण में जो अपना आउट होता है, मुन्ना सिंह चौहान जी, विनोद चमोली जी, दोनों लोग डिबेट में पार्टिसिपेशन करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण पे बोलते हैं। हाँ। आप स्वयं सोचिए, जो समय था दिसंबर के बाद, 2 दिसंबर के बाद, आप उस पीरियड में क्यों अलर्ट नहीं हुए उस चीज के लिए? अगर ओबीसी आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आप लाके उसको क्रिएशन भाजपा की थी, आप स्वयं सोचिए। निश्चित है इनको ये स्थितियां नजर आ रही थी कि वाकई माहौल जो है अनुकूल नहीं है। और आज भी आपको बताऊं मैं, जो इतना लिंगर ऑन हुआ है, और जो वाकई जो जनमानस छोटी सरकारों के न होने की वजह से निश्चित रूप से जो पीड़ित हुआ है, जो परेशानी की मुद्रा में रहा है, वो निश्चित रूप से आप स्वयं सोचिएगा कि आप स्वयं देखो कि ये माहौल जो है इस तरह का क्रिएट होना, और 1 साल तक उनको वंचित रखना, जो छोटी छोटी समस्याएं मैं बता रहा हूं, वाकई आप देखेंगे अगर कहीं भी किसी नगर पालिका क्षेत्र में आप जाते हैं, नगर निगम क्षेत्र में जाते हैं, तो जो समस्याएं बनी हुई हैं, वो समस्याएं बनी हुई हैं, ठीक है, वाकई उनकी अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक वजह है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है। और इसमें अभी भी जो बात हो रही है, अभी भी जो बात हो रही है कि नहीं साहब, अभी हमारे करण महाराज जो हमारा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, इसको भी करेंगे निगम को, और जो भी हमारा निकाय चुनाव होना है उसकी रिप्रेजेंटेशन यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट करण महाराज उसमें नेतृत्व देंगे कांग्रेस की तरफ। हाँ। लेकिन जो भी वो बात रख रहे हैं कि वाकई 24 और 25 दिन का समय है भाई, आप जो कह रहे हैं इस पे आप पूरी तरह से अगर वाकई अगर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि वो अंदेशा इस वजह से अगर अध्यक्ष जी जता रहे हैं कि भाई आप इतने टाइम तक, आप जो 1 साल तक आप खींच गए उसको, परवर समिति डिबेट में पार्टिसिपेशन होता है दोनों विधायकों का, ओबीसी आरक्षण के बारे में बातें होती हैं, आप समय कितना हो गया आप स्वयं सोचिए। तो ये सारी बातें इसलिए रखी जा रही है, और जितनी जल्दी हो सके सरकार को भी चाहिए कि वो लोग जो है वाकई छोटी सरकारों का गठन जो कांग्रेस की तरफ से करण महाराज जी के नेतृत्व में बोला जा रहा है बार बार मुखर होके, इस वजह से बोला जा रहा है कि वो सर्वाइव। देवचंद उत्तराखंडी जी, उत्तराखंड क्रांति दल, गांव की सरकार, शहर की सरकार, जो चुनाव की बात हो रही है, उसमें क्या पार्टिसिपेशन रहेगा आपका और क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के वर्तमान संरक्षक थे और पूर्व अध्यक्ष थे जी जी, और संसद में लेटर बम के नाम से जाने जाने वाले और एक क्रांतिकारी नेता, और वर्तमान में लगातार उत्तराखंड के जो उत्तराखंड के लिए जो पॉइंटों को लेकर, जो विवादों, उनको बातों को लेकर वो आज भी स्टैंड थे, उनके लिए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और उनके जो ये आकस्मिक जो मृत्यु हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं प्रशासन शासन के जो इनके जो निकम्मेपन के लिए, उनके लिए मैं उनको जो है क्या नाम कहते हैं, क्या कहूँ उनके लिए, क्या शब्द कहूँ, लेकिन उनके निकम्मापन का ये रिजल्ट है। अब आगे आते हैं आपकी बात की, निकाय चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है। भाई बीजेपी का तो ये माहौल रहा है कि एक चुनाव थोड़े जो निकाय चुनाव उन्होंने बंद कर दिया हो, निकाय चुनाव हो गया, छात्र संघ चुनाव हो गया, सहकारिता चुनाव हो गया, और अभी जो न्याय पंचायतें हैं जिनको ग्राम मतलब एक इकाई बोलते हैं,
जिनको प्रजातंत्र की इकाई बोलते हैं, उसमें भी उन्होंने विलंब का दौर शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है क्या चुनाव? आप मुझे बताएं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप लोग समझ सकते हैं ये चुनाव क्या प्राकृतिक आपदा है? इसको तो एक कैलेंडर की तरह होना चाहिए था कि दिसंबर 2023 में निकाय चुनाव हैं तो अक्टूबर में घोषणा हो जानी चाहिए थी कि कहां पर क्या होना। क्या इनको सपना दिसंबर के बाद आता है कि ओबीसी और इसका क्या वो होगा? इसको तो पहले से तैयारी होना चाहिए था। अगर सरकार का विजन होता, इनकी काम करने का नियत और वो साफ होती, लेकिन नहीं, इन्होंने जैसे वो नोटबंदी की तरह कल से होंगे भाई। अरे कल से होंगे, जो उस चुनाव का जो दावेदारी रखेगा, आरक्षित है, ओबीसी है, जनरल है, महिला है, कुछ तो अपना प्रचार करते। अभी 10 दिन में आप पिछले कई सालों से तो आपके तो आदमी रखे हुए, रात में चुनाव है 10 दिन पहले बता देंगे हम घोषणा 2 तारीख को करेंगे और आप तैयारी करो, तो दूसरे ने तो हारना ही है। दूसरी बात, आप केदारनाथ की अगर बात करें, वैसे विषय ये नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड इसलिए कह रहा हूं मैं कि वहां पर अगर अपना हिंदवान जी ने बोला मुबारक हो, मैंने पहले वैसे मुबारक दी थी, लेकिन बार बार इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि वहां पर बीजेपी को सिर्फ 3000 वोट मिली है। वोट मिली है कुलदीप को, जो निर्दलीय से उनकी पार्टी में मिले 14000 वोट उसकी। उसके बाद 4000 वोट हैं उस तिवारी जी जो आप पार्टी से वहां आए हैं, और अरे जीती तो बीजेपी है। नहीं, मैं बता रहा हूं, तो इसमें बीजेपी को शाबाशी क्या देनी है? अरे भैया, आप तो तोड़ मरोड़ के पहले से थे, अभी भी हैं, करते रहोगे और निकाय चुनाव में भी कर रहे हो। लेकिन अब सवाल ये बैठता है, सवाल इस बात का है कि आप जो है निकाय चुनाव को 1 साल भी हो गया है, अभी तक आप ठोस रणनीति की बात नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो ओबीसी की फाइल राज्यपाल के पास लटकी हुई है, कब निकलेगी वो न तो सतवीर जी को मालूम है, ना हमारे हिंदवान जी को मालूम है। हो सकता है कि गौड़ जी को पता हो। नहीं, सूत्र बता रहे 1-2 दिन में हो जाएगा। अरे तो सर, आप ये 1-2 दिन का क्या भरोसा है? ऐसे तो आपको पहले 1 दिन पहले बोला था, जब 8 तारीख अक्टूबर आ रही थी, कि उस पर हम फैसला ले लेंगे अपना उस पर। लेकिन कहने का मतलब पूरा ये है, आप समझे मेरी बात को, कि ये चीज दूसरे दलों को बिना समय दिए हुए अपने पक्ष में ये घोषणा करेंगे, जो कि सरासर गलत है। किसी भी चुनाव को, ये इकाई चुनाव से लेकर के और निकाय चुनाव तक, उसके बाद छात्र संघ से लेकर सहकारिता तक विलंब होना सरकार की नाकामी है, अगर ये माने ना माने। लेकिन अभी भी ये वक्त है कि ये जो इन्होंने बोला कि 25 दिसंबर कोई बड़ा दिन, क्रिसमस डे के दिन कोई लॉटरी निकालने वाले हैं, इससे पहले चुनाव कराएंगे। अरे तुरंत अच्छी घोषणा करो। हाँ, एक चीज की पहल आपके आज जो सब्जेक्ट था वो मैं आता हूं, जिसमें इन्होंने खर्चे की बात करी। खर्चे की बात के लिए मैं चुनाव आयोग का मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बात बता दो, उन्होंने उसमें नीति निर्धारण नहीं किया। भाई कल जो है हमारे सूबे के सीएम साहब गली गली जाते हैं और घूमते हैं, उसके पीछे लारसा लश्कर बादशाह फौज निकलती है, वो खर्चा किसमें जुड़ेगा? ये बात बताए। ऐसा प्रकार का नीति निर्धारण नहीं किया गया है, जिसका उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा क्रांति की बात करते हैं और हम विरोध करते हैं। क्यों? ये लोग छलबल से, जो धनबल से, और उसके बाद जो इसमें जो मतलब तुष्टिकरण क्या क्या इन लोगों का रवैया है वो हमें नहीं। अगर इनको करना है तो निकाय चुनाव में एक व्यवस्था करें, हर एक आदमी डिबेट में आपके चैनल में आए, किसी में भी जाए, और प्रत्याशी अपनी बात रखे, और उसके बाद सरकार की कमियों के बाद में बात करें, और तब चुनाव लड़े। तो हम समझें कि खर्चे की बात जो चुनाव आयोग ने किया वो सही किया, अन्यथा वो भी जुमला ही है पार्टी का, और चुनाव आयोग का खरीद कर रखा हुआ है। ठीक है उत्तराखंड जी, मैं शांतनु गौड़ जी के पास जा रहा हूँ, अधिवक्ता हैं, और मुझे लगता है कि ये तो पॉलिटिक्स बात हो गई, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन गौड़ जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरीके से निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का भी अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, वहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति हो गई, जो देरी हो रही है इससे फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन क्या ये बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों को देखते हुए, या कुछ ऐसे समीकरण बन गए कि उनमें देरी हो गई, या फिर ऐसा भी किया जा सकता था, जैसे कि कांग्रेस ने भी कहा कि जो पंचायत चुनाव है उसमें तो प्रतिनिधि भी कह रहे थे कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। कैसे समझे हम इसे? देयर इज नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फॉर एनी आइडियल डेमोक्रेटिक सेटअप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक एसेंशियल फीचर ये आता है कि देयर शुड बी ए टाइमली इलेक्शंस जी, क्योंकि टाइमली इलेक्शन नहीं होंगे तो उसमें कई चीज़ों को प्रभावित वो देती हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब प्रशासकों का उनका नियुक्ति हो गई है और टाइमली इलेक्शन ना हो तो जो रेगुलर बिजनेस ऑफ वर्क है वो एकदम से ठप पड़ जाता है, जिसके कारण जो जनरल मास है उन सब लोगों को उसका परेशानी देखनी पड़ती है। सो मेरा इसमें ये कहना है कि सिर्फ टाइमली इलेक्शन ही नहीं, बट टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। ये बात सही है
कि टाइम के ऊपर हर एक आदमी और हर एक पार्टी उसके अलग अलग मत और अलग अलग होते हैं और वो है भी। बट ये 21वीं शताब्दी के जो अब इलेक्शंस हैं, जब अवेयरनेस इतनी है और जब आप लोकसभा के इलेक्शंस देखते हैं, सो एवरीवन इज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन राउंड द ईयर। तो यहाँ पे कोई इलेक्शन कब होंगे तब उसकी इंतजार नहीं करता है, वो 24 घंटे वो इलेक्शन मोड में ही सरकारें रहती हैं। तो ये कहना सही है कि अगर कोई प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है या उसकी तैयारी उस तरीके से नहीं है तो उसको और जल्दी से और अच्छे तरीके से आना चाहिए बाहर और जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि सभी को अपनी तैयारियां जो है पुख्ता रखनी चाहिए। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद कई और सवाल भी इससे जुड़े हुए हैं जिनको लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़। स्वागत है क्वेश्चन आवर में। हमारी चर्चा जारी है। नगर निगम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो गया, वहां पर भी प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। ऐसे में विपक्ष के सवाल हैं कि चुनाव को जबरदस्ती डिले किया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपने जवाब दे रहा है, जिसमें ओबीसी आरक्षण और तमाम और चीजें भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, इनकी वजह से भी ये चुनाव डिले हुए, जो तैयारियां पूरी नहीं हुई। लेकिन साथ ही ये दावे भी हैं कि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि वो पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तमाम मेहमानों के पास एक बार फिर से चलता हूं। सत्यवीर जी, एक बात सामने निकल कर आई हाल ही में, कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने कहा कि लगातार पंचायत चुनाव के जनप्रतिनिधि भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, सरकार से कह रहे थे कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई। तो क्या यहाँ पर संभव नहीं था कि वो कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चाहती नहीं थी? रवि जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से और विश्लेषक से नहीं पूछना चाहता कि चुनाव कौन कराता है। जी, चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग कराता है। उसकी भी श्रेणी बनी हुई है, कौन कराता है? हाँ। लोकसभा, राज्यसभा और ये विधानसभा के चुनाव आपका, और ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। कोई सरकार तो कराती नहीं, ना ही सरकार नोटिफिकेशन लाती है, ना ही सरकार डेट अनाउंस करती है। और जहां तक ये पंचायत के निगम के चुनाव हुए, इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अभी आपका जो चुनाव केदारनाथ में चुनाव हुआ, सरकार ने घोषणा करी क्या? नेशनल इलेक्शन कमीशन ने करी। किस अधिकारी को कहां पे रखना है, कहां पे नहीं रखना है, ये कौन आइडेंटिफाई करता है? लेकिन ये इलेक्शन कमीशन करता ना। अब जैसे महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाया, एक मिनट, महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाया, क्या सरकार ने हटाया? इलेक्शन कमीशन ने हटाया ना उसको। कल वो फिर से बहाल हो गई, अपने पद पे दोबारा से आ गई। मेरे कहने का मतलब यह है, जब आप चर्चा में बैठते हो तो थोड़ा गंभीरता से और फैक्ट के आधार पर बैठना चाहिए। कोई सरकार चुनाव नहीं करती, सरकार चुनाव नहीं करती, लेकिन सरकार चुनाव नहीं, सरकार का काम मैं बताता हूं क्या। सरकार का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें इतनी बजटीय आवश्यकता है, सरकार उसका प्रबंधन करती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये बूथ सेंसिटिव है, यहाँ पे हमें अर्धसैनिक बल चाहिए, पुलिस बल चाहिए, हमको कितने कर्मचारी चाहिए, उन सब का प्रबंधन सरकार करती है। सरकार कभी ये नहीं चुनाव नहीं करवाती है, सरकार ना डेट अनाउंस कराती है। इन चीजों को मैं कहता हूं कि जब गंभीरता से रखते हो, और जबकि राष्ट्रीय दल होने के नाते आपको गंभीरता से बात रखनी चाहिए कि आपकी बातों को कौन सुनने जा रहा है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। विषय जहां केदारनाथ की बात इन्होंने कहा कि शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पैसों के बल पे जीते, दारू के बल पर जीते। मान्यवर, ये पहले तो आप ईवीएम पे रोते थे, अब इन चीजों पे भी आगे। और उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, यूपी के रिजल्ट है, 9 सीटों पे चुनाव थे। गठबंधन देखिए, 2 दलों का गठबंधन, 24 में चुनाव में गठबंधन होता है। केवल कांग्रेस पार्टी ने केवल 1 सीट मांगी थी, फूलपुर की सीट, 1 सीट नहीं दी इनकी। इतना बढ़िया गठबंधन है। और हम महाराष्ट्र में 148 सीटों पे लड़े, और उस बाकी की जितनी भी सीटें थी, हमने अपने गठबंधन को 288 सीटें टोटल है महाराष्ट्र में, बाकी हमने उनको दी। और 132 का स्ट्राइक रेट है। सुन लीजिए पहले, गठबंधन को कैसे नियम आता है? और यूपी में रो रहे हैं कि पुलिस ने चुनाव जिताया। मतलब हर जगह थ्योरी अलग अलग है। कल खड़गे जी थ्योरी दे रहे थे कि अगर एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय का वोट अगर ईवीएम में देने जाता है तो वो वोट खराब हो जाता है। ऐसा तंत्र आपका केदारनाथ विधानसभा चुनाव में काम कर रहा था, सुन लीजिए। सारी चीजें विजिबल है, सारी चीजें विजिबल है। गिरिराज जी, एक मिनट, मैं आपसे फिर जवाब दूंगा ना। आपका सरकारी अमला काम कर रहा था। अच्छा, एक सेकंड बताऊंगा, वो आपके आरोपों पर ही बता रहे हो। आज आप पूरा पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ रवि जी, गिरिराज जी, आपके पास पल्ला झाड़ रहे हैं। एक सेकंड, केवल निर्वाचन आयोग वही पूछूंगा। एक सेकंड रुक जाए। अरे निर्वाचन आयोग भाई, अरे गिरिराज जी वही पूछूंगा। क्या चुनाव करवाता है? सरकार चुनाव नहीं करवाती।
चुनाव नहीं करवाती। ये ध्यान रखिए। नियुक्ति हाँ, सरकार करती है। एक बात बताता हूँ मैं, एक जरूर और बात बताता हूँ। बार बार हाईकोर्ट जो है लगातार आपको जो है सख्त टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है चुनाव की तरफ जाए, गिरिराज जी, छोटी मैं- सरकार की गठन की तरफ जाए, और आप कह रहे हैं नहीं जी देवचा उत्तराखंड जी आ रहा हूँ आपके पास में। कभी जा तो सुन सरकार लीजिए। को कोई मतलब ही नहीं अरे होता। मान्यवर जी, सोचिए, उत्तराखंड जी आ रहा हूँ आपके पास। फैसला ही था स्थितियां इंदिरा बना गांधी- रखी है इन्होंने। अरे हाईकोर्ट का फैसला ही था इंदिरा गांधी के आप खिलाफ। स्वयं जब सोचिए। अरे आप एक सेकंड, लगाया। सत्यवीर जी, निकाय चुनाव में अच्छा केवल मुद्दे पर अगर रहते हैं। लिंगानुपात अच्छा हो आप रहा है, बताइए, आप आज बताइए survive कर रहा है गिरिराज जी। छोटी अरे गिरिराज जी, सरकार के एक सेकंड सुन तो लीजिए, अगर जनमानस सुन तो लीजिए। तो ये कह रहे हैं सरकार का कोई उसमें लेना देना नहीं। वही ये बहुत फैक्ट पे अब बात मैं ये करेंगे, कह रहा वो हूँ सुन कि लीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करती। ठीक बात है, आप लोगों का ये कहना है कि सरकार चुनाव नहीं करा रही। अब अपना जवाब दीजिए। अब मेरे को पहले सुन अब लीजिए। जवाब दीजिए ना। मेरी बात को लगने आप दीजिए। सुन लीजिए, सत्यवीर जी, आपने इससे सारी सुन। चीजें थोप दी निर्वाचन आयोग पे। मैंने निर्वाचन भाई, आयोग की स्थितियां- जो यथास्थिति भाई, वो स्थितियां जो बताइए। बनाएगी वो अगर आपको सरकार नहीं बनाएगी ज्ञान ना। तो मुझसे मेरा कोई सरकार दोष नहीं बनाएगी है। ना हम स्थितियां। हम वही तो आपसे जवाब चाह रहे हैं। आप सिचुएशन बताइए सुन ना। लीजिए, हाँ। सिचुएशन जो है आप स्वयं सोचिए। सीमांकन सरकार नहीं करती है। प्रशासकों की नियुक्ति किसकी तरफ से होती है रवि जी? सरकार की तरफ से होती है। विद इन 6 मंथ आपको चुनाव कराना होता है। आप उसके बाद भी जो है हाईकोर्ट पहुंचते हैं और जाके बोलते हैं नहीं साहब ये प्रशासकों की जो हम हाईकोर्ट नहीं गए। आप हाईकोर्ट इसको ने बढ़ाए, हमको आप इसको हमको बढ़ाए, बुलाया। ये हुआ। ये ध्यान रखिए। सुन लीजिए, लेकिन क्यों हाईकोर्ट हम बुलाया? नहीं गए, ये आप क्लियर कर सत्यवीर जी लीजिए। क्यों बुलाया कि आप लिंगर ऑन न करें, उसको लिंगर ऑन सर्वाइव न जब करने यहाँ दें। एक भारत के अंदर एक पिटीशन छोटी गैंग सरकार घूमती के है। बिना जो पिटीशन जनता गैंग 24 सर्वाइव, घंटे घूमती तो है। इसका मतलब क्या है? एक गैंग घूमती है आप स्वयं पिटीशन की। सोचिए अच्छा। क्या स्थिति है अगर छोटी सरकारों के बिना अगर वाकई वो जनमानस पीड़ित हो रहा है, परेशानी की मुद्रा में है, हाँ ठीक है। तो सरकार का कोई अगर लेना इतनी- देना लेकिन नहीं एक है। सेकंड। सरकार का अच्छा, कोई लेना जो देना नहीं है। सरकार है, ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई चिंता नहीं, छोटी नहीं, सरकारों की एक चिंता ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं क्यों है। लगाई? अच्छा, ये ऐसा बता नहीं रहे है, हैं। भाजपा के प्रवक्ता ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरी तमाम तैयारियां हाईकोर्ट की बात आपकी करते हैं। तमाम प्रिय तैयारियां साथी, नहीं रोज हाईकोर्ट सरकार को लेकर के देनी है। दो विधायक, निर्वाचन उसके बाद अवैध घोषित जब किया आर- गया। असेंबली में पहली जो- प्रधानमंत्री है जिसका और सत्र जिसका में निर्वाचन भरारी शोर में जो अवैध पार्टी घोषित सदस्य किया गया। थी, अच्छा, और फिर दो आप दो क्या विधायक लगा? आपको वो अच्छा, जो आप- सरकार की बात करते हैं, एक मिनट, अब- पूरा प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। वो प्रधानमंत्री अच्छा, देवचा उत्तराखंड जी पे जा रहा हूँ, एक सेकंड। OBC अच्छा, देवचा उत्तराखंड जी बात रखिए आपने, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड। उत्तराखंड जी, बात है कि यहाँ पर चौहान जी ने ये बोल दिया कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर पीडब्ल्यूडी सड़क नहीं बना दिया तो ये बोलेंगे पीडब्ल्यूडी की गलती है। अगर जल निगम वाला पानी नहीं भेजेगा बोलेगा उसकी गलती है, मतलब सरकार की गलती नहीं है। और दुख इस बात का और ज्यादा ये हो रहा है कि हल्फनामा भरने के लिए तो चुनाव आयोग नहीं गया। हल्फनामा किसने भरा? 3 बार हाई कोर्ट में कि साहब अभी नहीं करा सकते, अभी नहीं करा सकते। तो चौहान जी पहले हल्फनामा पढ़ लीजिए और फिर बताइए गलती किसकी है। यहाँ पर स्वीकार कराने से जरूरत नहीं है, उनको काम दिया गया है, पीडब्ल्यूडी को अलग काम दिया गया है, चुनाव आयोग को अलग काम दिया गया है। और अब उसके बाद अधिवक्ता सर बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। गलत मत बोला करो चैनल पे आकर के कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अरे पूछेगी किसको? सरकार को, कोर्ट ने सरकार को पूछा कि नहीं पूछा? अब आप लोग यहाँ पर आकर के दोनों दल ऐसी बातें करते रहते हैं। हम तो निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, निष्पक्ष करने की बात करें। और उत्तराखंड में हर चीज जो है उत्तराखंडियों के लिए करो, अरे हरियाणा पंजाब वालों के लिए मत करो। आपने अभी चुनाव इतनी जल्दी आप 25 तारीख कराने में है। आपको मैंने भी बोला कि ये कोई आपदा थोड़ी नहीं है। 1 साल पहले से आपका कैलेंडर बन जाना चाहिए था कि कौन चुनाव कब कब है, उसके लिए क्या घोषणा कब कब है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि सारे देश में एक देश एक चुनाव, और अब आप बोल रहे हैं कि केदारनाथ चुनाव हो गया, ये चुनाव हो गया। मतलब कहीं भी आप स्टैंड नहीं करते। निकम्मे सरकार, निकम्मे लोग हो गए क्या उसमें? या तो वह मत बोलो कि एक देश एक चुनाव, या फिर ये बोलो कि अब हम गलती हो गई, ऐसा करके स्वीकार करो। हम कोई फांसी नहीं लगा रहा किसी को, लेकिन समय पे करा दिया करो। एक तरफ दो जुमले मत बोलो, दो बात मत बोलो। एक देश एक चुनाव, और अभी हो गया केदारनाथ का एक छोटा सा उपचुनाव के लिए आपके जो 4 चुनाव हट जाते हैं, छात्र संघ और क्या नाम बोलते हैं आपके निकाय चुनाव, उसके बाद अब पंचायत चुनाव, सहकारिता चुनाव, जिसमें सब कुछ हो गया था, वो क्यों विलंब हो रहा है? ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सोच कर बोलो। यहाँ पर गबला करने के लिए नहीं आना। यहाँ पर जो है नीति निर्धारण हो और इसका कोई निष्कर्ष निकले, उन पर बात करो। ठीक है, शांतनु गौड़ जी, अब मेरा सवाल आपसे भी ये है कि जब कोई भी इलेक्शन अगर समय से नहीं होते हैं, खासतौर पर तो गांव की सरकारों की बात है, शहर की सरकारों की बात है, छोटी सरकारें, एक आम व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, पर वो अपने वार्ड मेंबर को पकड़ता है, प्रधान को पकड़ता है, पार्षद को पकड़ता है। कितना सिस्टम में आप देखते हैं कि प्रशासकों की नियुक्ति हो जाना कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, समय से भी इन तमाम चीज़ों को कराया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ये देखनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, और अगर हमारे उच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ रहा है तो अपने आप में यही एक बड़ा सोचनीय विषय है जी, कि अगर सरकार नहीं काम कर पा रही है तो ऊपर से मॉनिटरिंग क्यों हो रही है।
मॉनिटरिंग होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी आइडियल स्टेट के लिए या आइडियल पॉलिटिकल पार्टी के लिए या आइडियल गवर्नमेंट के लिए कि कम से कम इंटरफेरेंस बाय दी ऑन एनी ऑफ द हाई कोर्ट हो। ठीक बात। ये बात बिल्कुल सही है कि टाइमली इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बट मैं ये देखता हूं कि इस समय पे हमें, क्योंकि अब बिल्कुल ऑन दी वर्ज हैं और तैयारी लगभग ऐसी है कि जैसे कल ही डेट आ जाएंगी तो उस तरीके से तैयारी दिखाई जा रही है। सो हमें उस चीजों पे भी फोकस करना चाहिए कि एक तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसमें क्रिमिनलाइजेशन ना हो, अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, क्योंकि ये एक इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें आगे राज्यसभा लोकसभा तक लोग वहां तक देखते हैं। बिल्कुल। और आज के समय में जो पहले पॉलिटिकल 10 साल पहले या 20 साल पहले जैसे पॉलिटिक्स चलती थी और जो अब चल रही है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई सा भी छोटे से छोटा इलेक्शन भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने ये देखा है, जो कंडीशंस लगाई हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उस पे पिनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सेक्शन 177 अट्रैक्ट होता है। और फिर उसका ये भी है कि उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा अगले 3 साल के लिए। तो ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि जो ब्यूरो आपको देना है या जो आपने अपना जो खर्चे का जो आपने सब सारी चीजें इंफॉर्मेशन साझा करनी है, इट हैज टू बी वेरी प्रॉपर। तो इन सब चीजों पे भी सबको ख्याल रखना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि वो उस पे भी सबकी टिप्पणी ली जाए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्यवीर चौहान जी, एक बात और आईसी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने यह कहा कि जब लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि आप तो कांग्रेस के एक विधायक को भी ले आए थे, अब वो कह रहे हैं कि एक वजह यह भी हो सकती है कि आप लोग के पास दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई, सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही है सर। यही प्रश्न तो केदारनाथ चुनाव में भी खड़ा करा था इन्होंने कि कुलदीप रावत भी है और शैला रानी जी की पुत्री भी है, आशा नोटियाल भी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम और लोग भी है। 1984 में 6 अप्रैल 1980 को हमारी पार्टी का गठन हुआ था। तब से आज तक बता दीजिए हमारी पार्टी में किसी प्रकार का भी विघटन हुआ। भारत के अंदर मात्र एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो सैद्धांतिक रूप से इतनी मजबूत है कि अनुशासन का कदम कदम पर पालन करती है। आप एक बार बता दीजिए कि हमारी पूरे केदारनाथ चुनाव के समय किसी प्रकार की भी एक चर्चा का विषय बना हो, कोई हेडलाइन बनी हो कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का विघटन या इस प्रकार का सुनने को मिला है। लेकिन हमारी पार्टी जो स्टैंड ले इसी अनुशासन को कांग्रेस कहती है कि आपके अंदर लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसलिए हम यहाँ खुलकर बात करते हैं। आपके यहाँ इतना, अब कैंथुरा जी आप इतना मजबूर मत करिए कि इतना बड़ा लोकतंत्र है। मैं भी अपने मित्र को यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को बधाई देना चाहता हूँ। इनके पार्टी का एक विशेष परिवार पूरा अब राजनीतिक उसमें आ गया है। पहले सोनिया गांधी लोकसभा उसमें राज्यसभा में है, राहुल गांधी जी आपके लोकसभा में है और प्रिया बहन भी आ गई है। उसके अंदर इतना बड़ा लोकतंत्र है कि एक परिवार के, एक सेकंड में आप दूसरी बार फिर टोक रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए। शहादत है इस देश में, ठीक है। अच्छा, या तो आप बोल, या तो आप भी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। अच्छा, परिवार वाली बात आप भी बोल लीजिए, ठीक है, छोड़ देते, परिवार वाली बात छोड़ देते। अरे शहादत की, जहां तक मैं एक उत्तराखंड का नागरिक हूँ, शहादत की बात आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जहां तक। और मैं आपको बताता हूँ, बड़े अब सुन लीजिए आप, या तो आप बोल लीजिए लगातार, या तो आप लगातार बोल लीजिए, या तो आप लगातार बोल लीजिए। आपकी जो टॉप लीडरशिप है उनको कैंतुरा जी या तो इनको बुलवा लीजिए, दोनों बात करेंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में, परिवार को लेके मत आओ। ठीक है, इस समय छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस कह रही है, एक डायनेस्टी को सुनो। अब यार गिरिराज जी ऐसे नहीं होता है, मैं आपके बीच में पहले भी नहीं बोला और अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, या आपके मन यही बना के लाए हो कि बोलने नहीं देना किसी को, या बोलने नहीं देना किसी को। सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए। और जहां तक ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, सुन लीजिए, अंग्रेजों की चाटुकारिता की। सर एक सेकंड सुन लीजिए, आप इसको भूलिए मत। अच्छा चौहान जी, 28 दिसंबर, अब मुझे मजबूर किया ना, 28 दिसंबर 1885 को इनकी सरकार में, इनकी कांग्रेस की फाउंडेशन कौन था उसका संरक्षक? मैनपुरी का वो डिप्टी कलेक्टर था। मेरे आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज दोनों, अब थोड़ा हम अपने मुद्दे पर आ जाए। आज भी नाथुराम सुनो, अरे गिरिराज जी एक सेकंड, नाथुराम गॉडसे
जिंदाबाद के नारे लगाते हो, मुर्दाबाद लगाओ जरा यहाँ पे नारे, आप बताइए। गिरिराज जी एक सेकंड, गिरिराज जी हम अपने मुद्दे पर रहते हैं। अभी उत्तराखंड के छोटी सभ्य भी होना पड़ता है डिबेट में, एक मिनट, ये काम नहीं है किसी का। एक सेकंड, ऐसा में अपना समय निकाल के आए यहाँ पर, अगर हमारे परिवार की बात यहाँ पर अभी नहीं कर रहे। निश्चित रूप से हम बोलेंगे। मैं आपके लिए समय निकाल के नहीं आया हूँ, उत्तराखंड जी आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड। ये इस बात का ध्यान रखा करिए अभी और अपने समय सत्यवीर पे बोला जी, करिए, सत्यवीर और जी। सबके लिए समय दिया गया है। बिल्कुल काउंटर करूंगा और बदतमीजी जहां होगी तक तो इंदिरा काउंटर गांधी गिरिराज और जी, राजीव गांधी की बात है, सुन लीजिए। गिरिराज जी आपके काउंटर से फायदा नहीं है ना, बात और आगे बढ़ रही है। अरे एक सेकंड केंद्र जी, इंदिरा गांधी की और ये राजीव गांधी की बात करती है, जो सुरक्षा की जो रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा गया उस परिवार उसमें क्या के थे, लिखा गया? मोतीलाल नेहरू उन्होंने से कहा था लेके कि अपनी सिक्योरिटी चेंज और करिए, तक इन्होंने सुन सिक्योरिटी लीजिए। चेंज नहीं करी। आप दोनों लोग Security threat बताइए, था, इसका security पंचायत threat था। इसका पंचायत और Security threat था इसका उसका। पंचायत और बात निकाय कर चुनाव रहे से क्या हैं, मतलब है आपकी बात का? जिन्होंने समाप्त कर रहा हूं। सिख अरे दंगे, आप दोनों बड़ी पार्टी के नेता नहीं, आप बताइए आप लोग जो बात कर रहे हैं, चौहान जी आप जो बात कर रहे हैं निकाय से क्या मतलब है? निकाय चुनाव। नहीं क्या मतलब आपकी इन बातों? नहीं एक सेकंड, आप दोनों जो लोगों आपने लिंगर से रूल रिक्वेस्ट किया है। देवचंद उत्तराखंडी जी, जी सर, मैं आपका आपसे इस रवि विषय केंद्र इतना पर कहना कई चाहूंगा, बार जब पहले किसी बातें व्यक्ति हो को गई बुलाते हैं। हो तो उसको सम्मान के चौहान जी साथ रुको उसको रुको, बिठाना चौहान जी मेरी बारी एक आ गई, मेरा नाम सेकंड, बोल दिया, अब सम्मान दे रहे, पूरा सम्मान दे रहे। सम्मान में बोलना शुरू करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में टपक जाते हैं। नहीं वो कांग्रेस आपको सम्मान, कांग्रेस सम्मान नहीं दे रही ना, हम तो अरे हम तो सम्मान दे रहे हैं उस पर अभी जो है हमारे कांग्रेस मोदी ने शपथ कर दिया है। काउंटर कर दिया। इसलिए तो हमने कह रहे हैं, गांधी पे अच्छा, जाओगे। अरे इंदिरा गांधी ने अरे सर, कितने लोगों को इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे सैनिक थे जो पाकिस्तान में मेरे आप बात करते हो। अरे सर नाथुराम गौडसे, अरे एक आपके प्रधानमंत्री सुनो की आत्मा कोई महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूजा करते हैं, उनकी आपके प्रधानमंत्री बात करते बोलो ना नाथुराम गौडसे, मुर्दाबाद बोलो। अरे नाथुराम गौडसे ने तो उसको शरीफ को मारा था, बोलिए। मगर सर दोनों को म्यूट कर दीजिए, मेरा टाइम था, दोनों को म्यूट करा दीजिए, दोनों को म्यूट कर लीजिए। मुद्दे पर आएंगे सर। और जिन्होंने और कहाँ रुक जाते हैं चौहान जी, जहां तक चौहान जी, की बात हलक है, में रुक जाता है। चौहान जी यहाँ गिरिराज बोल दिया। यहाँ के नागरिक सर, थे समय जिन्होंने करो। बदला है बोल दिया है, दोनों को स्टॉप करो। अब आप दोनों लोगों की बात उनके लिए आंसू नहीं निकले, गिरिराज जी एक के लिए, मिनट, आतंकवादियों के लिए गिरिराज जी, आंसू निकले। क्यों बात को आप यही आगे बढ़ाएं? इनका- ठीक है चौहान जी, हो ये गया इनका रवैया है। हो गया, ठीक है गिरिराज जी, ठीक है गिरिराज जी। वहाँ के कश्मीर अरे के ठीक है। पंडितों को अभी रुक जाओ, आप लोग रुको। गुनाह गाते हैं उनको सर मुझे मजबूरन ना गिरिराज जी आप लोग रुको, हो गया, बहुत बोल दिया आप लोगों ने, बहुत बोल दिया, रुक जाओ। अरे उत्तराखंडी जी को सुन लीजिए थोड़ा, ठीक है हो गया जगदीश टाइटलर आप चौहान जी रुकिए, चौहान जी रुकिए, रुकिए, ठीक है। रुकिए जरा, अरे गिरिराज जी चुप हो गए, रुकिए, रुकिए जरा। मैं ये कह रहा था, अरे चौहान जी रुक जाइए भैया। देवचा उत्तराखंडी जी, मैं ये कह रहा था हाँ। कि इस विषय में आपको मालूम है रवि जी, पिछले एक साल से कई डिबेटें हो गई है, हाँ, हाँ। और हमने क्लियर बताया कि निकाय चुनाव से हाँ। टाइम पर न होने से आम जनता को क्या क्या परेशानियां हैं। ठीक है। अब यही तरह से जो पंचायत चुनाव है वो भी पीछे चले गए हैं। हाँ। प्रधानों का और जो बीडीसी मेंबर हैं, जो क्षेत्र पंचायत हैं, जो ब्लॉक में जो वो हैं, सारों का बस्ता जमा हो गया। अब आप बताइए कि वो तो गौड़ जी ने भी शॉर्ट में समझा दिया। अब वो लोग अपने काम के लिए कैसे करेंगे? जो प्रशासक हैं वो प्रशासक ऑफिसधारी हैं, उन्होंने 10 बजे से लेकर 5 बजे के बाद किसी की बात नहीं सुननी। इस पर पहले भी बात हुई है और उन्होंने बोला कि क्यों नहीं सुनेंगे लेकिन वो नहीं सुनेंगे। इस प्रकार से जनता के ऊपर ये छल हो रहा है। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, नवयुवकों का जो ये परेशानी हो रही है, चुनाव में जो कौन लड़ेगा, वो इस बार कैसे करेगा, कब चुनाव होंगे, या मान लो थोड़ी देर के लिए अगर कोई निकाय चुनाव के लिए मेरे जैसा आदमी बैठा है 1 साल से ले, अरे कहीं दिहाड़ी मजदूरी से करता, निकाय चुनाव के लिए तैयारी नहीं हो पाए तो, चुनाव नहीं इन्होंने कर पाए तो, 1 साल से वो भी चुनाव के चक्कर में घूम रहा। जीतना हारना तो ऊपर वाले की बात में है, लेकिन आप समझ सकते हो समय की बर्बादी है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग ही समझो इसको भी। कुल मिलाकर जनता के ऊपर ये छल है और जनता को परेशान करने वाली बात है। और जब जिस दिन उत्तराखंड की जनता आपके चैनल के माध्यम से हमारी इन बातों को समझ जाएगी कि ये दोनों पार्टियां डिबेट में सिर्फ हल्ला करके ये साबित करना चाहेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये उत्तराखंड की शरीफ जनता को, ईमानदार जनता को छलना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं और उनका भला कभी नहीं चाहते। उत्तराखंड जी की अच्छी बात यह है कि वो मुद्दे पर बात करें। चौहान जी आप जवाब दीजिए। जहां तक प्रशासकों की बात करें कि इन्होंने काम नहीं हो रहे, क्या कूड़ा निस्तारण का काम नहीं हो रहा है, कहीं स्ट्रीट लाइट खराब है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आप बताइए। कहीं पर भी किसी प्रकार की स्ट्राइक आपको देखने को मिली?
एक भी अगर आपको कूड़े की गाड़ी कहीं पर खड़ी हुई दिख रही है, वो सीधा आती है और सीधा वो सेग्रीगेट जहाँ पे है इस अलग में वहां जा रही है। ये सेग्रीगेट प्लांट लगाने का काम भी हमारी सरकार ने किया और हम आगे उस पे और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और स्वच्छ दून और सुंदर दून बनाने का बीड़ा किसने उठाया? दून से थोड़ा बाहर, जैसे पंचायत की अगर हम बात करें, वहां पर एक ग्राम प्रधान के साथ एक आम आदमी बात कर सकता है ना। अभी वो जब एसडीएम के पास जाएगा या ब्लॉक में जाएगा तो उसको थोड़ा दिक्कत तो बढ़ेगी ना। एक प्रधान को आसानी से बातचीत करना और वहां तक जाना, ये उत्तराखंडी जी का कहना था। हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या है? एकात्म कि फोन करके ये तो अपने लोगों को कर देंगे, लेकिन हमारा उत्तराखंड होगा क्या? उत्तराखंड सुन लीजिए, एकात्म मानवभाव और अंत्योदय हमारा संकल्प है। अंत्योदय क्या होता है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार के कामों की किरण पहुंचनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, चाहे पिथौरागढ़ का गूंजी हो, चाहे उत्तरकाशी की हरसिल तक की वैली हो, और नेलांग और जादूंग जो 1962 में गांव खाली हो तो उसको विस्थापित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। नीति माना तक हमने पहुंचा दिया है, जहां हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमारी सरकार का जो ध्येय है कि अंत्योदय का जो संकल्प है उसके आधार पर काम कर रही है। आज हमारी सरकार में 2017 से 2024 में बैठे हैं, 9 लाख से अधिक लोग उत्तराखंड के अंदर मात्र गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार ने किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। एक ऐसी योजना बता दीजिए जो हमारे गांव से लेके पहाड़ की चोटियों तक नहीं पहुंच रही है। आज हमने चाहे संचार व्यवस्था से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, चाहे शिक्षा से हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से हो, हर व्यवस्था में हमने उत्तराखंड को मजबूत बनाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का आज जो राजस्व बढ़ा है, हमारा राजस्व घाटा पहली बार घटा, ये दिखाता है कि हमने किस प्रकार से आर्थिक नीतियों को आधारभूत मान के मजबूत किया है। आज जितने भी पंचायतें हैं वो सशक्त हुई पंचायतें हैं, और हमको जिस प्रकार से और जो यहाँ नगर निगम, नगर पंचायत, ये जितने भी है, एक भी बता दीजिए कि अभी तक जो आप 1 साल की बात कर रहे हो, किसी प्रकार की भी ये बात सुनने में आई हो कि हमारे कार्य ना हो रहे हो। एक स्ट्राइक बता दीजिए, एक स्ट्राइक बैठी हो। ठीक है, गिरिराज किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी ने बात रख दी कि कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल कमेंट के साथ अपनी बात रखेगा। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ सत्यवीर जी का जी, वाकई वो अपना पक्ष रखते हैं, और जब भी पक्ष रखते हैं तो मैं सुनता हूँ उनको। लेकिन आज जो स्थिति है, इन 7 वर्षों में 7 वर्ष लगभग भाजपा रूल कर रही है उत्तराखंड में, भाजपा सरकार में है। निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र, जो आखिरी पायदान की बार बार मैं बात करता हूँ कि वो ग्रामीण जो है वो आज भी विकास की बाट जो रहा है। उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। आज भी स्टेट प्लान से एक भी प्रोग्राम इनका इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है, स्टेट प्लान से कार्यान्वयन की तरफ नहीं है, जो वाकई आज ये दिखा रहा हो कि कहीं इनकम ऑफ सोर्स जो है उस आखिरी पायदान के ग्रामीण का भी रेस हुआ है और सरकार का भी रेस हुआ है। निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है ये बड़ा पाखंड है। और आज जो स्थिति है वाकई निगम पे, नगर निकाय चुनाव पे अगर डिस्कस हो रहा है डिबेट में, तो निकाय की तरफ सरकार बढ़े। निश्चित रूप से जनता जो सरवाइव कर रही है बिना छोटी सरकार के, आज जो वाकई उनको जो दंश झेलना पड़ रहा है, वो सारी चीजें जो है बहुत लंबा ना खिंच के, जो आज अगर बात हो रही है दिसंबर लास्ट में, तो निश्चित रूप से सरकार उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। वाकई ऐसी स्थितियां क्रिएट हों कि फटाफट जल्द से जल्द चुनाव हो, और वो लोग वाकई उनको एक ऐसा माहौल मिले कि जो माहौल उनके लिए पूरी तरह से जो है एक पॉजिटिविटी लिए हुए हो। निश्चित रूप से सरकार पूरे सेंटिमेंट्स, इमोशंस के साथ उनके साथ जुड़े, जो छोटी सरकार में वाकई जो है जो जनमानस वास कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी जरूरी है। और करण महाराज जी के नेतृत्व में मुकर होकर जो बातें आ रही हैं सामने, यही बातें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है ये सारी चीजें हों, और चुनाव जो है, चुनाव की तरफ सरकार। देवचंद उत्तराखंडी जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं कहने के लिए डिबेट में तो बहुत कुछ है, लेकिन अंत्योदय एक शब्द आपने यूज किया है। अरे अंत्योदय, आप नीति माणा कहां जाओ, जरा देहरादून के गंदे लानों को ढक दो, मैं यही समझूंगा कि आपने सबका अंत्योदय कर दिया है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि ऐसे बातें बोल करके कैसे होगा। लेकिन हाँ, बात चुनाव की हो रही थी, और चुनाव पर जो खर्चे से लेकर चुनाव का प्रत्याशियों का कब काम करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैंने सरकार को यह सलाह दे रहा हूं, भैया ये प्राकृतिक आपदा नहीं कि चुनाव आ गया। ये एक सिर्फ केदारनाथ में हो सकता था कि पहले जो पूर्व जो विधायिका थी वो खत्म हो गए, लेकिन बाकी तो आपके प्लानर में होना चाहिए भैया कि अगर 2 दिसंबर 2023 में चुनाव होने हैं तो अक्टूबर में आपका हिसाब किताब हो जाना चाहिए था। ऐसे ही सब जगह होना चाहिए था, मेरा ये मानना चाहिए। सरकार कांग्रेस की आए चाहे सरकार बीजेपी आए, अगर हमारे आएगी तो हम तो पक्का अपने विजन के साथ, प्लानर के साथ चलेंगे। ठीक है, यानी कि ठीक है, नई सरकार जब बनती है तो पता होता है कि 5 साल बाद इतनी तारीख को ये कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। शांतनु गौड़ जी, एक सुझाव के साथ आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। यही चीज कहूंगा कि टाइमली इलेक्शन एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन इज टू इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आपने देखा कि एक निकाय चुनाव से हम 1984 1985 तक कैसे पहुंच गए, सो ये भी चीज हमें देखनी चाहिए कि आज के समय में टेस्ट मैच से लेकर वर्ल्ड कप तक का हर एक मैच बहुत जरूरी है।
सो हर एक समय पे हमें अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा, कब कौन से इलेक्शन कहाँ आ जाए, हमको उससे पहले तैयारी करके रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है। चौहान जी, आपका शॉर्ट और फाइनल कमेंट। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और हम अपनी पार्टी के स्तर पर जो निरंतर अपने कार्यकर्ताओं की राय भी ले रही है। हमारी मीटिंगें भी हो चुकी है, कौन कौन इच्छुक है। पार्टी, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, उसके आधार पर हम अपने लोगों को चुनाव में जाएंगे। और हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है, अब भी अच्छा काम करेगा। और जल्द ही उत्तराखंड को एक नई सरकार, जो निगम में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे आपके मेयर निकाय में हो, वो सब में मिलेगी। और उत्तराखंड अपनी प्रगति और समृद्धि की ओर लगातार बढ़ रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा। इन्हीं सुबह और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा भी है, मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तेज़ी से काम कर रहा है और हमारे कार्यकर्ता लगातार 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन काम करते हैं। हमें तो किसी प्रकार के, जब कभी भी घोषणा हो जाए, कल ही चुनाव की घोषणा कर दे, हमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सोचना उन लोगों को है कि जो 2 दिन या 4 दिन पहले चुनाव के पहले जाते हैं। ठीक है, सत्यवीर चौहान जी, गिरिराज जी, देवचंद उत्तराखंड जी, शांतनु गौड़ जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपने महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपने महत्वपूर्ण बातचीत की। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर सामान्य शब्दों में देखें तो विपक्ष का ये कहना है कि प्रशासकों की नियुक्ति से जो कामकाज है वो प्रभावित होता है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमारे प्रशासकों को जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किसी तरीके का कामकाज प्रभावित नहीं है, लेकिन कामकाज जनता से जुड़ा हुआ है। जनता सब जानती है कि कितना प्रभावित काम हो रहा है, या फिर जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं हो रहा है। हकीकत क्या है, सच क्या है, इसका जवाब आप निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।